इन दोनों में फर्क ये होता है कि फील्ड में आप अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, बिल्कुल ही अलग किस्म का काम करते हैं, जिसमें आपको हो सकता है जान वान का हमला हो, आपके रोज ऐसे सिचुएशंस हो जहाँ पे आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को सामना करना पड़े। बट हम सबको मालूम है कि अक्रॉस द वर्ल्ड मोस्ट ऑफ द टेररिस्ट एक्टिविटीज वी ऑल नो कि इट इज वन ऑफ द रिलीजन विच इज इन्वॉल्व्ड इन दिस। हमारे टाइम पे फॉरेन मिलिटेंट्स जैसे आप जैश ए मोहम्मद के लिए, अल बदर, लश्कर, ये लोग बहुत ज्यादा थे और इनको भेजा जाता था पाकिस्तान से प्योरली फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। पर यहाँ आने के बाद हमें जब हम देखा तो हमें ऐसा नहीं लगा, बट हमारे पास चॉइस नहीं होती है। अगर आप जिंदा बच गए तो बहुत बढ़िया, आप वापस आए, नहीं बचे तो आपकी फैमिली को हम देखभाल करेंगे। अगर आप इंडिया में देखें, आप इंडिया में अक्रॉस इंडिया देयर आर सो मेनी स्टेट्स वेयर स्टिल टेररिज्म फ्लरिश, बट व्हाई ऑलवेज इट इज कश्मीर। जय हिंद कर्नल जामवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो रक्षक पॉडकास्ट जो कि ईपीलॉग मीडिया पर है। जय हिंद सर, थैंक यू सर मेरे को होस्ट करने के लिए सर। और यू आर वेलकम कर्नल जामवाल, और हम भी आपको तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं कि आपने हमारे लिए आपका कीमती वक्त निकाल कर हमारी चैनल पर आए। नहीं सर, मेरे ख्याल से सौभाग्य मेरा है सर कि ये मौका मिला मुझे अपनी आवाज रखने के लिए, एंड ऑल थैंक्स टू यू सर। तो सबसे पहले कर्नल जामवाल, आपने 20 साल से भी ज़्यादा आर्मी में रहकर देश की सेवा की है, तो थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को अपनी आर्मी लाइफ की जो जर्नी है उसके बारे में बताइए प्लीज़। बिल्कुल सर, आर्मी लाइफ एक्चुअली सिविल में जो इतने कुछ साल एक्सपीरियंस रहा है, जब लोग मिलते हैं सिविल से तो एक बड़ा अलग परसेप्शन होता है लोगों का आर्मी के बारे में। उनके लिए लगता है कि अभी क्योंकि मैं सिविल में हूँ, जॉब भी कर रहा हूँ 1 साल से, तो अभी भी लोग जब मुझसे बात करते हैं तो मेरे को कभी कभी लगता है कि लोगों को शायद इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग की आर्मी लाइफ ऐसी है कि जो बाहर ज्यादा लोगों को ओपन डोमेन में बताई नहीं जा सकती, क्योंकि बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ आवर जॉब। बट आर्मी लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा काम जो होता है वो जैसे बाकी सब लोग सिविल में भी काम करते हैं, वो सारे काम इन्वॉल्व करता है। इट इज नॉट ओनली कि हम खाली बॉर्डर में ही रहते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर आर्मी वाला है शायद बॉर्डर में ही रहता होगा, बट हाँ, मैक्सिमम टाइम वो इन चीजों से लड़ता है, मतलब देश की रक्षा के लिए ऐसी ऐसी जगहों में पोस्टेड रहता है जहां उसका काम ज्यादातर बॉर्डर एरिया से रहता है या फिर एंटी मिलिटेंसी से रहता है। बट उसके अलावा जो पीस में हम लोग जब काम करते हैं तो वो ऐसी काम होता है जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है। आपके अपने जवान होते हैं, आप ऑफिसर हो जो ट्रेन करते हैं, आप सब लोग पीस में अपने आप को एक लड़ाई के लिए तैयार करते हैं। उस टाइम जब आप तैयारी करते हैं, वो तैयारी में सब कुछ शामिल होता है, जिसमें आपका एडमिनिस्ट्रेशन होता है नॉर्मल, आपका लॉजिस्टिक्स होता है, आपका नॉर्मल जो फैमिलीज होती हैं उनकी रेख देख होती है, कैंटोनमेंट में आप नॉर्मल जैसे बाकी जगह में सोसाइटीज होती हैं, वैसे हमारा कैंटोनमेंट इज लाइक अ सोसाइटी। तो सब कुछ वैसे ही कार्रवाई होती है पीस में जो हम लोग नॉर्मल अगर हम किसी सिविल में एक किसी सोसाइटी में देखें या और जगह देखें। तो एज फार एज लाइफ इज कंसर्न, आर्मी की लाइफ बहुत अलग है इस मायने में कि हमारा सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग एक ही चीज पे निर्भर करते हैं, वो है डिसिप्लिन। और एक तरह का तो डिसिप्लिन जो है वो हमको सबसे अलग करता है। और अदरवाइज हम बोलें तो हम में और बाकी में कोई फर्क नहीं है सिवाय एक डिसिप्लिन के, क्योंकि वो हमें शुरू से ही आदत डाल दी जाती है वफादारी की और अनुशासन की। ये दो चीजें जो हैं हमारे जहन में ऐसे डाल दी जाती हैं और हमें बाद में इसका फक्र महसूस होता है, क्योंकि जो भी चीज आप बोलो अनुशासन और वफादारी से की जाती है उसमें एक जिम्मेवारी आती है, और वो जिम्मेवारी जो होती है हमको हर एक काम को सही तरीके से करने पे मजबूर करती है। और इससे फायदा ये होता है कि आपकी अपनी फैमिली है, उसमें भी आप ये चीज डालते हो। उसी तरह से एक जब पूरा फैमिली का कल्चर बनता है आर्मी का, तो वो जो पूरा टोटल जब आप ये चीज जहन में रख के काम करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन का आउटलुक ही बदल जाता है। इसीलिए आर्मी को रिस्पेक्ट दी जाती है, बिकॉज हम ये चीजों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। और जहां तक आपने पूछा कि लाइफ बताई जाए, आर्मी की लाइफ में डिसिप्लिन में सबसे पहले रूटीन आता है, जो रूटीन हमें एक फिक्स करता है हर किसी चीज की तैयारी के लिए। जैसे आप पीटी से स्टार्ट करते हैं, वो फिजिकल फिटनेस आप बोल सकते हैं उसको,
कि एवरी डे आवर रूटीन स्टार्ट्स विद द फिजिकल फिटनेस, बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी सेहत अच्छी नहीं है आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी सेहत से शुरुआत की जाती है हर एक दिन। और हमको जैसे अभी भी याद है, हमको अपने सीनियर्स बोलते थे कि आर्मी इज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन विच पेज यू फॉर बीइंग फिट। तो हमको फिट रखने के लिए पैसे दिए जाते हैं, और वो हमको रियलाइज होता है आफ्टर एवरी एज ऑफ लाइफ कि यस, जो आर्मी ने ये रूटीन बनाया, बिकॉज शुरू में किसी को पसंद नहीं आएगा कि आप सुबह उठ के 5 बजे उठ के पीटी करने जाए, क्योंकि किसी को अच्छा नहीं लगता उठना। बट धीरे धीरे जब आपको उसकी आदत पड़ती है, आपको पूरे दिन में वो आपके हर एक हिस्से में वो आपको योगदान देता है कि आप हर एक काम को चुस्ती से कर पाते हैं। बिकॉज एक बार सुबह उठते हैं, आप रात को टाइम से सोते हैं, एक रूटीन बनता है। तो ये एक फायदा है आपका, जो आपको आर्मी जो फिटनेस से रिलेटेड देती है। प्लस सेकंड डिफरेंट थिंग आई विल से कि जो आर्मी के जो हम लोग 2 किस्म के सिनेरियोज में काम करते हैं। एक तो जो हमारा फील्ड में एक एक्सपोजर होता है, और एक पीस में। इन दोनों में फर्क ये होता है कि फील्ड में आप अपनी फैमिली से अलग रहते हैं, और बिल्कुल ही अलग किस्म का काम करते हैं, जिसमें आपको हो सकता है जान वान का हमला हो, आपके रोज ऐसे सिचुएशंस हो जहाँ पे आपको डिफिकल्ट सिचुएशंस को सामना करना पड़े, रोज आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। सो वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ सिनेरियो होता है। पीस में ये होता है कि आप अपनी ही लोगों का ध्यान रखते हैं, आप लड़ाई के लिए तैयारी करते हैं, एक्सरसाइजेस जाते हैं, फायरिंग करते हैं। सो ये आपका ऑफिशियल एक तरीका हो गया काम करने का आर्मी में। और जो सबसे बेस्ट पार्ट आर्मी की है वो है जो एक होमोजिनिटी है पूरी आर्मी में, एक एज लाइक अ फैमिली। मतलब मैं 24 साल काट के आर्मी में जितना भी कोई भी ऑफिसर है अक्रॉस इंडिया, अगर कोई मुझे आज भी फोन करके बोलता है कि सर मैं ये हूँ, मुझे आपसे कोई गाइडेंस चाहिए कॉर्पोरेट के लिए, तो हम ये नहीं सोचते कि हम उसको जिंदगी में कभी मिले भी नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही वो फौज का नाम लेता है तो हमें लगता है कि ये अपना है। तो वो एक जो प्यार है वो फौज का, वो मेरे ख्याल से सबसे बड़ी हमको एक गिफ्ट है कि फौज में आने के बाद आप फौज से बाहर भी चले जाएं, आपका ये पूरा एक फैमिली जो है, कंप्लीट आर्मी विल बी अ फैमिली। और ये फैमिली आप हर स्टेशन में नहीं बनाते हैं, और हर स्टेशन में आपकी फैमिली जुड़ती जाती है, बढ़ती जाती है। और ये आई थिंक द बिगेस्ट गिफ्ट है आर्मी का। सो आई थिंक यही मैं बयान कर सकता हूँ कि आर्मी लाइफ अलग टुकड़ों में कि किस तरह से हमको जीना सिखाती है और किस तरह हम जीते हैं। बहुत ही बढ़िया कर्नल जामवाल, आपने 2 चीज़ें जो आपने अभी अपनी आर्मी लाइफ के बारे में बयान किया, सबको बहुत अच्छी तरह समझाया। तो एक चीज़ आपने कही जो मेरे दिल को छू गई, और मैं भी यही मानता हूँ कि आज इंफॉर्मेशन एज है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आम जनता को पता नहीं है आर्मी के बारे में कि व्हाट इज़ आर्मी, यू नो। और सरप्राइजिंगली जब मैंने भी 2005 में 21 साल के बाद सिविल लाइफ में जब आया, तो कई सारे ऐसे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड पीपल, प्रोफेशनल आल्सो डिडंट नो व्हाट इज आर्मी, यू नो। सो हमारा ये जो शो का यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी के डिफरेंट पहलू को छूकर हमारे सुनने वालों के सामने रखा जाए, ताकि उनको आइडिया है कि इट इज़ नॉट ओनली आर्मी मतलब फील्ड पोस्टिंग या लड़ाई करना है। देर आर इंजीनियर्स, देर आर डॉक्टर्स। आर्मी मतलब इट्स अ डिफरेंट सेपरेट वर्ल्ड ओनली इन इटसेल्फ, है ना। और दूसरा जो आपने कहा कि 3 चीज़ें कही, मैं कहूँगा ये सिर्फ आर्मी के लिए सक्सेस मंत्र नहीं है, लेकिन आई थिंक कोई भी अगर इसको अडॉप्ट करे तो मेरे ख्याल से लाइफ का सक्सेस का सबसे बड़ा ये मंत्र बन सकता है। जो आपने कहा कि सबसे पहले वफादारी, यस सर, एंड दूसरी चीज आपने कही अनुशासन था, डिसिप्लिन। यस सर, वफादारी मीन्स लॉयल्टी टुवर्ड्स योर कंट्री ऑफ कोर्स, एंड देन अनुशासन था डिसिप्लिन। और ये दोनों को लेकर एक जो रूटीन आप फॉलो करते हैं सर, अगर ये 3 चीज अगर कोई करता है तो आई थिंक इन लाइफ, कोई भी प्रोफेशन में या कहीं भी पर्सनल लाइफ में, दे कैन बिकम हाईली सक्सेसफुल। ट्रू सर, वेरी ट्रू सर, आई टोटली एग्री सर। फैंटास्टिक। तो आपने 24 साल की ऑब्वियसली लाइफ में सर्विस की है, सेवाएं दी है, कई जगह पर रहे होंगे आप सर। पर हमारा आज का ये जो एपिसोड है खास सर, 21 मई को हर साल नेशनल
एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व किया जाता है। यस सर। और अभी ये 21 में आने ही वाली है सर। और हमारा ये एपिसोड हम उसी टॉपिक पर डेडिकेट कर रहे हैं। ठीक है सर। तो आप हमको बताइए कि आप, जैसे मुझे पता है आपके बायोडाटा से कि आपने काफ़ी आपको एक्सपोजर, ऑल्दो यू आर फ्रॉम एयर डिफेंस रेजिमेंट, बट आपको काफ़ी एक्सपोजर एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, CI ऑप्स जो हम कहते हैं आर्मी में, वो आपको है। तो हमारे सुनने वाले को तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो एंटी टेररिज्म डे क्यों मनाया जाता है, प्लस व्हाट इज़ टेररिज्म, क्यों, कहाँ से, क्यों, क्या होता है, वर्ल्ड का सिनारियो क्या है। तो सबसे पहले 21 मई को एंटी टेररिज्म डे मनाया जाता है बिकॉज उस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की टेररिस्ट एक्टिविटी से हत्या की गई थी, ये सारा देश जानता है। तो उस दिन को हर साल इसलिए मनाया जाता है कि हम कुछ संदेश देना चाहते हैं, हम उससे कुछ सीख लेना चाहते हैं। तो हमारे सुनने वालों को जरा आप बताइए कि टेररिज्म क्या है, टेररिस्ट क्यों बनता है। सर ये इनफैक्ट जो आपका क्वेश्चन बहुत सही है, क्योंकि टेररिस्ट एक ऐसी चीज़ है सर, आज की डेट में अगर हम पीछे कुछ 30 साल देखें सर, तो स्लोली सर टेररिज्म, अगर इंडिया में बात करें, एक टाइम था सर बिफोर 90s जब राष्ट्र राइफल्स रेज नहीं हुई थी इंडिया में, स्पेसिफिक टॉकिंग अबाउट इंडिया ओनली। तो उससे पहले सर इवन ऐसी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती थी। मेरे अपने खुद इतने सारे फ्रेंड्स हैं कश्मीर से, बिकॉज आई एम फ्रॉम जम्मू। तो क्योंकि 90 से पहले आई वाज इन स्कूल ऑल्सो, लोग कहीं केवी से लोग आए थे पढ़ के, जो श्रीनगर से आके हमारे को ज्वाइन किए थे। तो आपके जहन में कभी भी ऐसी कोई चीज नहीं आती थी, मतलब आई डोंट वांट टू टारगेट एनी रिलीजन, बट हम सबको मालूम है कि अक्रॉस द वर्ल्ड most of the terrorist activities जो involved हैं, we all know कि it is basically because one of the religion which is involved in this, and yes. उसका रीजन धीरे धीरे ये नहीं है कि वो लोग खराब हैं, उसका रीजन ये है कि उनको खराब बना दिया गया है एक्चुअली। क्योंकि terrorism what I feel is basically because of two reasons. One is the religious factor and one is the financial factor. तो आप टेररिस्ट तब तक नहीं बना सकते जब तक कि आप टेररिज्म का एक एटमॉस्फेयर नहीं बनाएंगे और वो क्रिएट नहीं करेंगे। टेररिज्म तभी क्रिएट होता है जब आपको कुछ एजेंडाज दिए जाते हैं, कुछ आपको कई चीजों से ब्रेन वॉश किया जाता है, और किसी न किसी पार्टी का हमेशा इंटरेस्ट रहता है। बिकॉज अगर टुडे अगर मैं आज डिसाइड करूं कि मुझे टेररिस्ट बनना है, पहली बात तो मेरे पास मोटिव होना चाहिए, फर्स्टली। सेकेंडली, अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, मैं नहीं बनना चाहता, मैं एक टेररिज्म का एक एनवायरनमेंट बनाना चाहता हूँ, तो मुझे वैसी फंडिंग चाहिए। तो ये जब दोनों चीजें आपके पास, और पैसा ऐसी चीज है कि पैसे से आप कुछ भी करा सकते हैं। बिकॉज मैं आपको इससे पहले कुछ एग्जांपल्स दूंगा। जब मैं श्रीनगर में पोस्टेड था 2001 में एज अ कैप्टन, जब हम वहां पे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशंस करते थे, तो उसमें हम लोगों ने बहुत ऐसे सरेंडर टेररिस्ट से बात की है, और कुछ ऐसे लोगों से मैंने खुद पर्सनली, हमारे पास तो मोटोरोला सेट होते थे, वॉकी टॉकी, जो इनसे हम डायरेक्ट बात करते थे, और मैं बहुत बात करता था इन लोगों से, क्योंकि तब उस टाइम पे आज की सिनेरियो में थोड़ा सा सीन अलग है। आज लोकल टेररिस्ट ज्यादा हैं। हमारे टाइम पे फॉरेन मिलिटेंट्स, जैसे आप जैश ए मोहम्मद के लिए, अल बदर, लश्कर, ये लोग बहुत ज्यादा थे, और इनको भेजा जाता था पाकिस्तान से प्योरली फॉर टेररिस्ट एक्टिविटीज। इनमें से कुछ लोग होते थे जो कि ब्रेन वॉश्ड होते थे, जिनको पूछा जाता था जब सरेंडर हो गए या पकड़े गए, तो उनको वो बोलते थे, सर हमको तो यहाँ बताया जाता है कि आप जो कश्मीर में बहुत अत्याचार करती है इंडियन आर्मी, पर यहाँ आने के बाद हमें जब हम देखा तो हमें ऐसा नहीं लगा, बट हमारे पास चॉइस नहीं होती है। उस टाइम की बात बता रहा हूँ, जैसे उनको कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते थे कि आप 3 साल या 5 साल कीजिए, अगर आप जिंदा बच गए तो बहुत बढ़िया, आप वापस आए, नहीं बचे तो आपकी फैमिली को हम देखभाल करेंगे।
We know Okay. there are doctors who had come and some had come only for आप बोलिए कि दूसरे किस्म के इंटरेस्ट जहाँ होते हैं, जहाँ उनको बताया जाता था कि भाई आप वहाँ पे यू लिव लाइक अ किंग, आपको Okay. जितने ही मतलब आपके लिए वॉट एवर यू वॉन्ट, आपको Okay. जो चाहिए आपको दिया जाएगा गांव में। तो एक वो उनके लिए अट्रैक्शन बनता था। सो देयर वर Okay. वेरियस फैक्टर्स विच वर इन्वॉल्व व्हेन कश्मीर में मिलिटेंसी स्टार्ट हुई थी, एंड वन वाज प्योरली बिकॉज ऑफ फैनेटिज्म, प्योरली बिकॉज ऑफ रिलीजियस फैक्टर की नहीं, उनको ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया जाता था कि उनके दिमाग में और कुछ नहीं आता था कि बस ये हिंदुस्तान जो है खराब है। सो अब Yes. ये अलग अलग फैक्टर्स जो आप अगर आप देखें तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो टेररिज्म फ्लरिश कर रही है, आई फील कि बहुत ही कम परसेंटेज ऐसी है जो एक्चुअल में लड़ रही है फॉर रिलीजियस फैक्टर। इफ यू टॉक अबाउट इंडिया ओनली, पाकिस्तान, अगर आप जम्मू आप कश्मीर में बात करेंगे, आई विल से कि 70% और मे बी 80% पीपल डोंट वांट टेररिज्म देयर, बट द Okay. फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फैक्टर इज द फियर, क्योंकि टेररिज्म का फेयर इतना ज्यादा है कि वो लोग चाहते हुए भी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाते। और दूसरा जो ये 20% है, ये 20% इतना आतंक फैलाते हैं कि वो कहीं पे भी नॉर्मलाइजेशन होने नहीं देते हैं। तो दिस इज हैपनिंग ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। Nobody wants terrorism, nobody wants their children and sons and your parents getting killed, because everybody wants, सबको एक बहुत नॉर्मल लाइफ चाहिए जीने के लिए, बट लोग बंध जाते हैं फोर्सफुली। और यही सिनेरियो अक्रॉस द वर्ल्ड है, क्योंकि आप अगर आप इजराइल पैलेस्टाइन का देखेंगे, आप अफगानिस्तान देखेंगे, आप देखिए वहां पे तालिबान में भी, इवन आप पाकिस्तान देखिए, कहीं पे भी है पाकिस्तान, तो क्योंकि रूल्ड बाय इट्स ओन कंट्री, सो मे बी हमें वो कैसे कंट्रोल करते हैं इतना नहीं पता चलता जो उनके टेररिज्म है हम, लेकिन ओपन डोमेन में जो हमको चीजें पता है सबको मालूम है। बट अगर आप अक्रॉस द वर्ल्ड देखेंगे, आप अपने आप से ठीक करने की कोशिश करेंगे तो कोई बाहर की ताकत आके उस चीज को कम नहीं होने देगी, क्योंकि उसमें बाहर लोगों का इंटरेस्ट आ जाता है। सो ये ऐसी एक विशियस गेम है कि अगर आप बंद भी करना चाहें, और जहां पे आपके एडिड फोर्सेस ज्यादा एक्ट करेंगी, उस जगह में या उस कंट्री में उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए सालों साल लग जाएंगे। बट जहां आपके पास एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मे बी इन दैट केस, अगर आप इंडिया में देखें, आप इंडिया में अक्रॉस इंडिया देयर आर सो मेनी स्टेट्स वेयर स्टिल टेररिज्म फ्लरिश, बट जी. व्हाई ऑलवेज इट इज कश्मीर इज टॉक्ड अबाउट? बिकॉज देयर इज एन Yes. एक्सटर्नल फोर्स, Yes. बट इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। तो ना तो ज्यादा हाईलाइट होते हैं, ना उनका कोई Yes. सुनता है, ना वो ज्यादा तंग करते हैं। तो मूवमेंट Yes. वहां पे एक्सटर्नल फोर्स आना शुरू होगा जब हम अभी इवन पंजाब की बात कर रहे हैं, कुछ दिनों में न्यूज में आना शुरू हुआ कि खालिस्तान इज अगेन गेटिंग एक्टिव। So the Yes. moment external support starts coming, terrorism gets to it gets to a new level only. So that is the Right. biggest problem of terrorism, कि आप जब तक अपने दायरे में रख सकते हैं चीजें, कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं, बट क्योंकि आपका फंडिंग इश्यूज इसमें आते हैं, आपके पॉलिटिकल इंटरेस्ट आते हैं, आपकी एक्सटर्नल फोर्सेज आती हैं, और इसको डील करने के लिए तो आपको एक पॉलिटिकल विंग ही चाहिए, पॉलिटिकल विल चाहिए एट ऑल लेवल्स, जो मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से आएगी, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। सो यस, एंड डेफिनेटली आई थिंक उसके बारे में आगे जरूर शायद बात करेंगे हम, बट मुझे Yes. लगता है कि टेररिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड इज फ्लरिशिंग बिकॉज इट इज इन्वॉल्विंग मोर मनी। और Yes. गलत चीज आदमी बहुत जल्दी सीखता है। छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप श्रीनगर में जब मैं था इवन 2016-17 में, तो उसमें भी आई रिमेम्बर, आई नरेट यू इंसिडेंट, जब बुरहान वानी वाला इंसिडेंट हुआ था। एक मिनट यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि आपने इतने सारे पॉइंट्स बताए हैं, इतने आपके जो एक्सपर्टाइज है एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज में, तो मैं जस्ट उस पॉइंट्स को दोहराना चाहूँगा हमारे सुनने वालों के लिए कि, और फिर आगे हम कंटिन्यू करेंगे। एक तो आपने जो बहुत अच्छी बात बताई कि एक हमेशा कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टी होती है टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए, दैट इज, और ये आज सिर्फ भारत ही नहीं, जैसे आपने कहा कि पूरा वर्ल्ड आतंकवाद से परेशान है, बिकॉज डायरेक्ट कोई अभी इतना लड़ाई तो होती नहीं है। yes, sir. और स्पेशली हमारे केस में
हमारे जो दुश्मन देश है ज़्यादातर पाकिस्तान, उनकी ये सोची समझी साजिश है, स्ट्रैटेजी है, क्योंकि बिल्कुल उनको सर, पता है कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं कर कई सकते बार थे। हमारे देश से उन्होंने हारी हमारी आर्मी को तो हरा नहीं पाए अभी तक। यस सर। तो ये उनकी इनडायरेक्ट स्ट्रैटेजी है, हाउ टू डिस्ट्रॉय इंडिया। यस तो सर। एक वेस्टेड इंटरेस्ट वाली पार्टी होती है, और ज़्यादातर रिलीजन, और दूसरी आज चीज़ ने बताई जो फाइनेंशियल, यस दो सर। चीज़ें यूज़ कर कर ये कुछ मिसगाइडेड यूथ, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से या कुछ कई लोग एजुकेशन, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, और इवन कई एजुकेटेड यूथ ऑल्सो गेट्स मिसगाइडेड बिकॉज ऑफ दिस प्रोपोगेंडा, religious, and then also giving financial backing supports, और उसकी वजह से आज पूरे दुनिया में it's like a game, let's understand, it's like a game, it's बिल्कुल like a सर। profession, and people are uh, playing it अपने खुद के फ़ायदे के लिए, चाहे वो देश हो या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो। और तो ये दो चीज़ मैं हमारे सुनने वालों को बताना चाहता था कि ये एक, वी ऑल नो, ये बहुत ही खतरनाक, खराब, और पूरी मानवता के लिए बहुत ही खराब चीज़ है। इससे बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही होता है बिल्कुल सर। देश में, लोगों पर जो टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको, उनकी फैमिली को, सभी को नुकसान ही होता है। तो एब्सोल्युटली सर। जो आपने ये दो चीज़ बहुत अच्छी तरह बताई, दैट्स आई थॉट आई वांटेड टू जस्ट रेटरेट फॉर आवर लिसनर्स। सर तो इसमें आगे मैं आपसे हाँ प्लीज़, आप कुछ कहना इसमें चाहते हैं? सर इफ यू परमिट सर, हाँ मैंने एक चीज इसमें ऐड करनी थी। व्हेन आई वाज इन, ये अभी जो लास्ट टेन्योर मेरे श्रीनगर में था सर, वहां पे भी जब कभी डिस्कशन होती थी तो मैं ओके। यही बोलता था कि जब भी एक फैमिली होती है, कोई भी एक फैमिली जी। में अगर आपस में भाई बहनों में दरार होता है तो एक्सटर्नल फोर्स जो होती है उसका फायदा उठा के उनको बहुत अलग, बहुत ही प्यारे तरीके से अलग कर सकती है, विच इज हैपनिंग विद इंडिया राइट नाउ। क्योंकि यस। इंडिया में क्या है कि कश्मीर जो है एक मुद्दा बना, इट्स पार्ट ऑफ अस, इट्स लाइक अ फैमिली। बट क्योंकि यस। कश्मीर और हमारे बाकी इंडिया के साथ उसका एक दरार है कि वो दे डोंट कंसिडर कि हमें हमारी सुनवाई की जाती है, तो यस। उसका फायदा पाकिस्तान बार बार उठाता है। और जब ऐसा होता है तो उसमें आप जो मैं इंसिडेंट आपको बताना चाह रहा था जो बीच में नहीं बता पाया, जो 2015-16 में जब बुरहान वानी का इंसिडेंट हुआ था, जब पूरा 3-4 महीने के लिए श्रीनगर बंद था, उस टाइम ओके। पे 12-12 साल के बच्चे जो हैं हथियार लेके सड़क पे घूम रहे थे, क्योंकि उनको एक किस्म का, अलग किस्म का एक जॉय मिलता है, क्योंकि उनको जब वो हथियार पकड़ा दिया जाता है उनको समझ नहीं है, और जो वो समझ उनको गाइड करने के लिए कोई नहीं है, उनको यही गाइड करना है कि आपने हथियार ही उठाना है। तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब एक फैमिली में दरार आती है तो उस फैमिली का फायदा उठा के लोगों को गलत गलत जगह में भटका देते हैं, जिसकी वजह से ये यस। सारी जो आपने कॉजेज बताए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, आपके बाकी जो आप बता रहे थे रीजन, वो सब बिकॉज आपकी जब फैमिली टूट रही है तो यस। एक्सटर्नल फोर्स उसका फायदा उठाएगा, और उसका फायदा उसको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपस में दरार है, वो दरार बढ़ती जाएगी, और उसको जोड़ने के लिए हमको ही इन हाउस बैठ के उसके सोल्यूशन निकालने हैं। एंड आई एम श्योर वो निकल सकते हैं अगर उसके बारे में कोई सीरियसली सोचे। बिल्कुल, बिल्कुल, जो आपने कहा ये इट्स अ वेरी ओल्ड स्ट्रैटेजी, यू नो, डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल सर, सिंपल, वेरी सिंपल, ब्रिटिशर्स ने सहा, और आज भी यही यही स्ट्रैटेजी चला। काम करती है। जब यस किसी सर। फैमिली या किसी देश को बर्बाद करना है तो, और रूल करना है, तो डिवाइड एंड रूल, यू आर राइट, डिवाइड एंड एब्सोल्युटली। सर। तो जैसा आपने कुछ बयान किया, टेररिस्ट क्यों पैदा होता है, हमने कुछ उसके रीजंस के बारे में जाना। सर। तो अभी हम स्पेसिफिक आपके एक्सपीरियंस से हम जानना चाहेंगे कि वी ऑल नो, ठीक है, एंटी टेररिज्म फोर्स और ये सारी फोर्स एक्शन क्या होता है, काउंटर इंसर्जेंसी क्या है, कश्मीर में क्या होता है। तो थोड़ा आप इंडिया की जो ताकत है, हाउ इंडिया इज काउंटरिंग दिस, कि विच काइंड ऑफ फोर्सेस आर देयर,
उसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे सुनने वालों को कि किस तरीके से हम एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिज्म को ख़त्म करने की या उससे लड़ाई करने की कोशिश हमारे देश को सिक्योर रखने की किस तरीके से रख रहे हैं। एक्चुअली सर, जो मेरा एक्सपीरियंस अनुभव रहा है 24 साल में, और उनकी मेरी ज़्यादातर सर्विस JNK में रही है, मेरा नॉर्थ ईस्ट में एक्सपोजर नहीं रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में भी टेररिज्म फ्लरिश करता है, बट वहाँ के डायनामिक्स बहुत अलग हैं जो हमको वहाँ सुनने के लिए मिला था। जो पहले मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूंगा कि वहाँ लोग का अलग कंसेप्ट है कि वो बोलते हैं आप हमको तंग ना कीजिए, हम आपको तंग नहीं करेंगे। क्योंकि उनका वहाँ थोड़ा सा हिसाब अलग है, बिकॉज दे फील कि हमारी कुछ डिमांड्स जो हैं, हमारी जो प्रोग्रेस है, हमें देखा नहीं जाता है, हमारे इंटरेस्ट को गवर्नमेंट नहीं देखती है। वो कितना सच है कितना गलत है उसके बारे में शायद मैं बयान ना कर पाऊँ, क्योंकि मेरा वहाँ एक्सपोजर नहीं रहा है। बट जितना मेरे को मालूम है, क्योंकि मेरे जो जीजा जी थे, अभी तो माय फर्स्ट जीजा जी, आई लॉस्ट हिम, ही वाज अ पैरा कमांडो 21 पैरा SF में। तो जब उनसे मैं कुछ कहानियां सुनता था, वो यही बोलते थे कि वहाँ पे क्योंकि बहुत सारे जो मिलिटेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्शन करते हैं मनी का, which मतलब this I'm only aware of the incidents of few years back, so I don't know the latest thing, but yes, जो मेरे को उस टाइम पे बताया गया था कि वो मनी एक्सट्रैक्शन करते हैं। मेरी सिस्टर के घर में भी खुद लोग आए हैं, लाइव एक्सपीरियंस है मेरी सिस्टर का, पैसे के लिए आए हैं। उन्होंने खुद जब घर में घुसे थे, मेरी सिस्टर ने पूरा नरेट किया था इंसिडेंट, एंड उस टाइम उनकी डॉटर बहुत छोटी थी। तो जब वो घर में आए कुछ पैसा लेने के लिए, तो उनके घर में मेरे जिया जी की फोटो दिखी आर्मी ड्रेस में। तो उन्होंने पूछा कि आपके हस्बैंड आर्मी में हैं? तो उन्होंने बोला यस। तो वो घर उनकी, वो एक्चुअली मेरी सिस्टर के घर नहीं आए थे, मेरी सिस्टर के जो जीजा जी के जो ब्रदर हैं, छोटे ब्रदर, वो टी स्टेट में था उस टाइम, उसका बंगलो था बड़ा सा, तो उसके घर में आए थे और उसने अपने भाई की फोटो रखी थी यूनिफॉर्म में। तो जब, और मेरी सिस्टर और मेरे जो उनके फादर इन लॉ वगैरह सब अपने छोटे बेटे के पास थे, मतलब मेरी सिस्टर का लेबर हो गया। तो उन्होंने वो देखा, तो वो देख के चुपचाप से उसके बाद वापस चले गए, क्योंकि वहां पे बेसिकली अननेसेसरली वो तंग नहीं करते आर्मी को, जब तक कि कोई आर्मी वाला उनको कुछ ऐसा नोशन है कि भाई आप अननेसेसरली नहीं कीजिए, बिकॉज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं किसी और पर्पस के लिए, हम किसी को तंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपनी लड़ाई लड़ने दीजिए। सो वो कंसेप्ट वहां का है। अभी कितना सच, कितना आगे क्या प्रोग्रेस है, क्या चीजें, मेरे ख्याल से मैं उसके बारे में बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहां पे एक्सपीरियंस नहीं किया है। सुनी सुनी बातें जो न्यूज में आती हैं वो मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहूंगा, बिकॉज वो सब मतलब डिस्टॉर्टेड होती हैं, कितनी सच है नहीं। बट यस, नाउ कमिंग टू द JNK पार्ट, बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ, वो मैं आपको पूरे दावे के साथ बता सकता हूँ जो हमने एक्सपीरियंस किया था और जो वहां पे आर्मी जो लड़ रही है। सबसे पहले तो बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं पिछले कुछ 20 सालों में, जो जब टाइम मैं गया था और जो अभी जो टाइम आर्मी देखती है। क्योंकि एक्चुअली एक तो सबसे पहली बात है कि आर्मी के लिए वहां पे एंटी टेररिज्म एक्टिविटी करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि मैं आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देता हूं। जब मैं 2001 में वहां पे था एज अ कैप्टन, तो रात को जब मैं फर्स्ट एम्बुश के लिए गया अपनी पार्टी के साथ, तो मेरे साथ 2 बॉडीगार्ड आ गए थे। तो मैंने चलने से पहले ब्रीफिंग किया, सब कुछ किया, तो मेरे जहन में ये था कि मेरा बंदा सबसे आगे। जो हमने ब्रीफ किया, वहां पे होता है कि आपने लास्ट लाइट के बाद बताया होता है गांव वालों को कि लालटेन लेके जाएंगे, ताकि रात को अगर हमें ऐसे अनजान रात को 3 बजे 4 बजे या रात को कोई 12 बजे अगर कोई बंदा या कोई भी ऐसे सामने से कोई आ रहा है, तो आप कैसे पहचानेंगे कि वो टेररिस्ट है कि नहीं। तो ऐसे कुछ आदेश पास किए जाते हैं वहां से डिस्ट्रिक्ट जो मजिस्ट्रेट होते हैं कि आप रात को लालटेन लेके लास्ट लाइट कर निकलेंगे। बट बहुत लोग नहीं निकलते हैं, लोग भूल जाते हैं, कईयों के पास लालटेन खराब हो जाती है। तो चैलेंज ये रहता है कि आप रात को, तो आपको इतने लोग मिलेंगे जब खेती का टाइम होता है कि आप अगर ऐसा शुरू करेंगे तो आप तो रोज लोगों को मारते रहेंगे। तो क्योंकि आपके लिए तो पता ही नहीं है कि वो सिविलियन है कि वो, और फेरन पहन के रखते हैं सर्दियों में, और फेरन पहन के तो आपके अंदर हथियार छुपा के लाते हैं, पता नहीं चलता। सो एक आर्मी के लिए वहां मिलिटेंसी ऑपरेशन करना बहुत ही, एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर आर्मी इन एनी टेररिस्ट अफेक्टेड एरिया। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में डायनामिक्स बहुत अलग हैं, वहां पे ऐसे ओपनली नहीं घूमते। बट कश्मीर में आपके सामने यूनिफॉर्म पहन के आ जाएंगे और आप ही के सामने आप ही को उड़ा देंगे, बिकॉज
आपने ऐसे काफी आप भी सर आर्मी में रहे हो, आपको खुद भी पता है सर कितने ऐसे इंसिडेंट्स हो चुके हैं। इवन दी वर्ल्ड ओवर पीपल आर अवेयर, इन इंडिया ऑल्सो दे आर अवेयर कि बहुत जगह लोग डिस्गाइज करके आते हैं आर्मी के डिस्गाइज में और आके फिदाइन वगैरह करके मार के चले जाते हैं। तो आपके लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज जो है आर्मी के लिए ये है कि आप वहां पे टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे अमंग नॉर्मल पॉपुलेशन। और दूसरी चीज ये है कि वहां पे सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द कोलैटरल डैमेज। अगर आपने आइडेंटिफाई कर भी लिया, आपको भीड़ में मिल भी गया, आप उसको मारेंगे कैसे, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि कोलैटरल डैमेज ना हो, साथ में कोई सिविलियन ना मरे, किसी और का घर वर साथ में तबाह ना हो। तो ये बहुत सेंसिटिव इशू है। शायद मेरे को लगता है लोगों को इतना नहीं पता कि आर्मी जिस तरह से वहां इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में जो ये बैटल लड़ रही है इतनी साल से, और इस स्टेज में आके भी इतने सालों से लड़के भी, मुझे लगता नहीं है कि जिस तरह का ह्यूमन क्राइम बाकी कंट्रीज में होता है, ह्यूमन राइट से लेके, हमारी कंट्री में इतना रिस्ट्रेन करती है इंडियन आर्मी, बिकॉज हम लोगों की अप्रोच जो है बहुत ही ह्यूमेन है। एंड आई थिंक उसके लिए पूरा क्रेडिट इंडियन आर्मी को देना चाहिए। ये नहीं बिकॉज आई एम फ्रॉम आर्मी, बिकॉज मैं वहां काम कर चुका हूँ। वहां काम करना बहुत ही मुश्किल है और उस चक्कर में आप अपनी लाइफ गवा देते हैं। ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जहां लोग अपनी लाइफ को रिस्क में लाते हैं बिकॉज उनको आइडेंटिफिकेशन करने में ही प्रॉब्लम हो जाता है। वी थिंक कि मारने से पहले अच्छा कि आइडेंटिफाई कर लें, ऐसा ना हो कि कोई सिविलियन मरे तो वो शायद आप कभी अपने आप को माफ ना करो कि आपने सिविलियन को मार दिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमको शुरू में रहा है। बट अब क्या हुआ है ओवर द इयर्स, क्योंकि ह्यूमन राइट्स को इतना ज्यादा बढ़ावा दे के अब इंडियन आर्मी की ह्यूमन राइट्स खत्म हो गए हैं वहां पे। क्योंकि अब की डेट में अगर आपको मालूम होगा, आपने कैप्टन पवन, पूरा नाम भूल रहा हूँ उसका, जो 10 पैरा एसएफ का था, वी लॉस्ट हिम इन 2016। इसका काफी यूट्यूब और उसमें फेसबुक में भी आता है, जो हमारे साथ विक्टर फोर्स में अटैच था मेरे साथ 10 पैरा के। वो ऑपरेशंस आई स्टिल रिमेम्बर उसकी, व्हेन ही गॉट मार्टियर्ड जस्ट 3 days बिफोर ही गॉट मार्टियर्ड इन एन ऑपरेशन, उसके जॉ में यहाँ पे पूरा एक बड़ा सा स्टिच सा लगा हुआ था बोल। तो मैं उससे पूछा कि ये तेरे को क्या हो गया? बोला सर, दो आई वाज अवेयर कि ऐसा होता है बट इतना हालत खराब होती है मेरे को नहीं पता था। तो उसने बोला सर हम लोग ऑपरेशन में गए थे तो मेरे को हमें वहां पे पथराव हुए और पथराव में मेरे यहाँ पे पूरा यहाँ पे फट गया जॉ। तो उसने वहां पे 3 या 4 स्टिच लगाए थे। इतना कुछ होने के बाद भी लोग वहां फायर नहीं करते क्योंकि वो पत्थर मार रहे हैं, लेकिन आप पत्थर के बजाय गोली मारोगे तो वो जस्टिफाइड नहीं होगा। बट उस पत्थर में भी लोगों को सिवियर इंजरीज हो जाती हैं और लोगों के सर फट जाते हैं, उसमें चाहे पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, आर्मी हो, दे सफर। सो नाउ ओवर द इयर्स व्हाट हैज हैपेंड इज कि चैलेंजेस बहुत अलग हो गए हैं। आपके लिए ऑपरेशन करना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि आप जैसे ही घुसते हैं ऑपरेशन के लिए आपको पत्थर पड़ना शुरू हो जाते हैं और उसी पथराव में आपको ऑपरेशन भी करना है, अपने इंश्योर करना है कि आप सिविलियंस को इंजरी नहीं कर रहे हैं। आप अनाउंस करते जाएंगे, पत्थर खाते जाएंगे, बट आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, रिफ्रेन करेंगे। सो ओवर द इयर्स डायनामिक्स हैव चेंज्ड। आवर टाइम इट वाज इजी टू ऑपरेट इन द सेंस कि हमारे लिए ये पथराव वाला इंसिडेंट नहीं होते थे इतने, बट हमारे लिए मिलिटेंट्स को फाइंड करना, उनको लोकेट करना मुश्किल होता था। आज की डेट में भीड़ के बीच में ही मिलिटेंट खड़ा होगा और भीड़ उसको घेर के बैठी होगी और फिर भी आर्मी कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि उनको पता है कि वो पूरे के पूरे लोग उनको घेराव करके बैठे हैं और वो फायर करेंगे तो सारे सिविलियंस की डेथ होगी। सो ये डायनामिक्स चेंज हो गए। लोगों ने अपनी पॉलिसी दूसरे तरह से अडॉप्ट कर ली है कश्मीर में कि आप खुलेआम मिलिटेंट को प्रोटेक्ट करो क्योंकि कोई भी फोर्सेस हमको डायरेक्ट फायर नहीं कर सकती। सो ये थोड़े से चैलेंजेस हैं जो over the years have changed, but during our time and the present scenario, yes, challenges remain same. It is very difficult for Indian Army to operate with this to maintain the credibility of saving each and every human life which is innocent. तो कर्नल जामाल, आपने बहुत ही अच्छी तरह क्या डायनेमिक्स है टेररिज्म ऑपरेशंस में, उसका फर्स्ट एड एक्सपीरियंस हमको दिया। नॉर्थ ईस्ट में जो आपने बयान किया, योर एक्सपीरियंस ऑफ योर सिस्टर कि सीइंग आर्मी फोटो टेररिस्ट वहाँ से चले गए, आई मीन दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट आर्मी गेट्स बिकॉज
as you said later, that Indian Army has the human approach. Yes, sir. They consider human values, human life is most important. True, sir. उसका ये नतीजा है उसका. बिल्कुल. और नॉर्थ ईस्ट में डायनेमिक्स अलग है. एज यू सेड, वेरी, यू डोंट डिस्टर्ब, वी विल नॉट डिस्टर्ब यू. हमको हमारी लड़ाई लड़ने दीजिए. और जबकि नॉर्थ में जहाँ पर आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है, वहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है. बट इन नटशेल जो आपने कहा, सुनने वाले ये समझे कि जो एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस है, दे आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. जो आपने बहुत ही अच्छी तरह समझाया कि एक तरीके से हमारे आर्मी के हाथ बंधे हुए होते हैं. आपके पास हथियार है, सब कुछ है, एम्यूनेशन है, एवरीथिंग, यू नो, एज यू सेड दैट आज के ज़माने में तो आपको टेररिस्ट भी दिख रहे हैं और प्लस आप पर अटैक हो रहा है. आई मीन किस तरीके से अपने आप पर कंट्रोल रखना और किस तरीके से हमारे खुद के हथियार को मिसयूज आई वुड से नहीं करना. इट्स वेरी नेचुरल टू रिएक्ट. नो, it's very Yes, natural. Really, it comes from a great amount of humanity, firstly. Second, discipline, training. Yes, sir. Absolutely. और ये सारा कुछ इसमें मैटर करता है. और इसके लिए जैसा आपने कहा, आप भी आर्मी से, मैं भी आर्मी से हूँ, बट नॉट विथस्टैंडिंग दैट, अ ग्रेट सल्यूट टू आवर इंडियन आर्मी. आर्म फोर्सेस आर डूइंग वंडरफुल जॉब. आज तक उन्होंने हमारे देश को, टेररिस्ट एक्टिविटी तो होती रहती है, बट कम से कम डैमेज, कम से कम नुकसान हो हमेशा. और वक्त के साथ बदलते रहे. जैसे आपने कहा, आज की स्ट्रैटेजी इट इज एंटायरली डिफरेंट. तो आर्मी ऑल्सो हैज टू अडैप्ट ऑल दिस कंटिन्यूअसली. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, चैलेंजिंग ऑपरेशंस. और उसको छोटे एकदम से कम समय में समझाना तो बहुत मुश्किल है. बट आपने रियली वेरी वेरी नाइसली यू हैव ब्रॉट आउट क्या डिफरेंस है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साइड में. और मेरे ख्याल से हमारे सुनने वालों को भी ये अच्छी तरह समझ आया होगा कि कितना बड़ा चैलेंज है इंडियन आर्मी के लिए. ये नहीं है कि आपके पास हथियार है तो आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. या यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स. Yes, sir. Right. In fact, इसमें एक चीज जस्ट ऐड करूंगा, सॉरी टू इंटरप्ट सर. जैसे इंसिडेंट्स तो बहुत हैं सर मेरे, बट वन पर्सनल इंसिडेंट सर, लाइक आई रिमेंबर, क्योंकि हमारे टाइम में सर लश्कर एंड जैश ए मोहम्मद, अल बदर, ऑल दीज फॉरेन मिलिटेंट्स वर इन मतलब दे वर द वन हु वर कंट्रोलिंग कश्मीर. एंड द फैक्ट इज सर दैट दे रिजॉर्टेड टू रॉन्ग मीन्स. सो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट सर यहाँ पे कि ऐसे मौके मिले थे हमें पास में, जिसकी वजह से सर ये फॉरेन मिलिटेंसी में धीरे धीरे बहुत कम हुई, बिकॉज उन्होंने गलत तरीके में अपनाने शुरू किए, गलत फायदे उठाने शुरू किए, जिसकी वजह से उनको कश्मीरियों का सपोर्ट मिलना बंद हो गया. और वहां पे क्योंकि उनको जिंदा रखना था मिलिटेंसी को, तो पाकिस्तान ने दूसरी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की कि वहां पे क्यों ना लोकल लोगों को राइज किया जाए, क्योंकि फॉरेन मिलिटेंट्स को सपोर्ट मिलना बंद हो गया. बिकॉज शायद मेरे ख्याल से बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि जो पाकिस्तान से मिलिटेंट्स आते हैं उनके और कश्मीर के बीच में कुछ कॉमन नहीं है एक्सेप्ट द रिलीजन. क्योंकि पाकिस्तानी मैक्सिमम पंजाबी बोलते हैं, एवरीबॉडी स्पीक्स पंजाबी. और मैं जितने भी कन्वर्सेशन किया है मैंने पाकिस्तानी मिलिटेंट से, सब पंजाबी में किया. और मेरे साथ तो दोस्त बन गए थे कश्मीरी में पाकिस्तानी मिलिटेंट्स. जब उनसे बात करता था पंजाबी में तो मुझे पूछते थे, और उनको यकीन नहीं होता था कि कोई ऑफिसर बात कर सकता है मिलिटेंट से, और वो भी इतनी अच्छी तरह से. तो मेरे साथ तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए हैं, और वो प्योर पंजाबी बोलते हैं. तो सबसे पहली बात है कि लैंग्वेज, जब लैंग्वेज ही कनेक्ट नहीं है, तो आप आने के बाद कश्मीर में आएंगे तो अगर आप कश्मीरी नहीं बोल सकते, बिकॉज कश्मीर में कश्मीरी बोलते हैं. और लश्कर में ले लीजिए आप, जैश ए मोहम्मद ले लीजिए, अल बदर ले लीजिए, तहरीकुल जिहाद, उस टाइम बहुत होते थे, ये सब पंजाबी बोलते थे. तो आपका पहली बात तो हाँ, तो धीरे धीरे ये एडवांटेज जो है उनके हाथ से निकल गया. और इतने लोग फैनेटिज्म होते थे, ऐसे ऐसे हमारे ऑपरेशंस हुए हैं जहाँ पे पूरी पूरी रात एक या दो मिलिटेंट घर से रात तक लड़ते रहेंगे, और सुबह आप देखेंगे तो उनके हर जगह उन्होंने कुछ पट्टी बांधी होगी, कहीं पाँव में कोई लकड़ी बांधी होगी, बट दे विल नॉट गिव अप बिकॉज फेनेटिज्म वाज टू इन एक्सट्रीम एक्सटेंट. तो अभी वो चीजें बिल्कुल अलग हो गई हैं. अभी क्या है, अभी ओनली इट इज लोकल टेररिज्म व्हिच इज फ्लरिशिंग मोर, बट यस उनके गाइडेंस,
मेंटरशिप लोकल जो फॉरेन मिलिटेंट्स है वो करते हैं, बट जहां पहले 5 पाकिस्तानीज होते थे और 2-3 लोकल होते थे, अब रेशियो अलग हो गया। अब मुश्किल से 1 या 2 कंट्रोल करता है उनको कि कैसे आपको सारे टास्किंग करनी है, बट बेसिकली वो वहां से ढूंढते हैं लोकल टेररिज्म कि कैसे किया जाए। जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, एज ऑफ टुडे कश्मीर में ओनली दी साउथ कश्मीर विच इज अफेक्टेड मोर, बिकॉज वहां जमायती बेल्ट सबसे ज्यादा है। रेस्ट ऑफ द कश्मीर इज बिकमिंग वेरी नॉर्मल, बट साउथ बेल्ट जो है, क्योंकि जमायती बेल्ट है, और मैं साउथ कश्मीर में ही था अभी भी, इस टाइम में साउथ कश्मीर में था, व्हेन आई वाज कैप्टन था, आई वाज नॉर्थ कश्मीर, सो मैंने दोनों डायनेमिक्स देख लिए। सो अभी सेंट्रल कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर, दे आर काफी पहले से काफी शांति है, पर साउथ कश्मीर इज द वन विच इज फ्लरिशिंग टेररिज्म स्टिल इन कश्मीर। ओके, जैसा अभी हमको पता है कि काफ़ी सिनारियो चेंज हो गया और लोकल मिलिटेंसी को बढ़ावा देना, ये सब स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान ने अपना स्ट्रैटेजी चेंज किया है। लेकिन जैसे हम आम जनता को मीडिया में देखते हैं, सुनते हैं, आर्मी हैज़ डन वेरी वेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ लास्ट 25-30 ईयर्स, और कश्मीर आज जो भी स्टेट में है मेरे ख्याल से अभी क्वाइट लिवेबल, और पीपल आर विजिटिंग, इट इज़ क्वाइट सेफ आई वुड से। अगर मैं ये कहूँ कि हालांकि ख़त्म तो नहीं हुआ है, बिकॉज वो होगा भी नहीं, एज वी सेड, यू ब्रॉट आउट दैट कि ये पाकिस्तान की सोची समझी स्ट्रेटजी है इंडिया को डिस्ट्रॉय करने की, और शायद ये इसी के ऊपर जीते हैं प्रोबेबली। तो ये ख़त्म तो नहीं होगा, चलता रहेगा, बट इट्स क्वाइट सेफ नाउअडेज। तो यस, हम आर्मी से है और आर्मी की ज़्यादा बातें करेंगे, मतलब कि लड़ाई, ऑपरेशंस, अटैक, व्हाटएवर। पर मैं भी श्रीनगर में 2002 से 2004 तक श्रीनगर में रह चुका हूँ, एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। तो काफ़ी सारे अदर देन आर्मी रिलेटेड इनिशिएटिव्स जो आर्मी लेती है ना, तो आप थोड़ा उसके बारे में बताइए कि और क्या क्या इनिशिएटिव लेती है, सो दैट जो लोकल पब्लिक है या मिलिटेंट्स है वो किसी तरीके से मिलिटेंसी या टेररिज्म को छोड़े। सर एक्चुअली ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, बिकॉज आई एम श्योर दैट यू नो द ऑडियंस एंड द लिसनर्स ओवर देयर, दे मस्ट listen to this perspective of Indian Army, which probably मुझे लगता नहीं शायद ज़्यादा लोगों को पसंद होगा, क्योंकि लोग तो वही देखते हैं सर जो न्यूज़ में सुनाया जाता है। और आर्मी का ये है कि सर आर्मी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करती है जो ओपनली ना डिस्कस की जाती है, ना उसका क्रेडिट लेती है, क्योंकि आर्मी कभी भी इस तरह से बनी नहीं गई है। आर्मी इज ऑलवेज सपोज्ड टू डू सेल्फलेस सर्विस विदाउट स्पीकिंग फॉर इटसेल्फ। सो आई थिंक ये ऐसे मौके हैं सर जहाँ शायद हम जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं वो हम बता सकते हैं, क्योंकि और कोई फोरम मिलता नहीं है बताने का, और ना हम बताना चाहते हैं। तो इसी से सर एक स्मॉल, बिफोर आई गिव योर आंसर सर, आई रिमेम्बर अमरनाथ यात्रा हुई थी 2016 में, तो जिस हेडक्वार्टर में मैं पोस्टेड था सर वही पूरी फॉर्मेशन करती है, इसको ऑर्गेनाइज करती है। तो मैंने कहा मैं जिस फॉर्मेशन में हूँ हम ही कर रहे हैं, तो क्यों ना अमरनाथ यात्रा होके आए, थोड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, बिकॉज हम लोग ही कर रहे हैं। तो मैं जब गया सर, मैं जब श्रीनगर में था मैंने भी किया अमरनाथ यात्रा। ओके सर, ग्रेट सर। तो सर जब मैं गया वहाँ पे, एंड क्योंकि आई वेंट अलोन विद माय ट्रूप्स, तो ट्रूप्स अपने चढ़ के गए थे और मैं चॉपर से गया था। वहां से फिर 1-1.5 घंटे की चढ़ाई है, तो मेरे साथ सर 2 बॉडीगार्ड साथ में लगा दिए थे, क्योंकि अकेले जाना था। तो जब वहां पहुंचे सर, तो वहां पे काफी टूरिस्ट थे। अब टूरिस्ट देख के हमको, और वो गार्ड वार्ड देख के, अपने बॉडीगार्ड्स एंड गन वन देख के वो इम्प्रेस होते हैं लोग। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप सर फोटो खींचनी है आपके साथ। तो मैंने बोला सॉरी, कि मैंने कहा हम फोटो आपके साथ नहीं खिंचा सकते, हमें परमिशन नहीं है, और हमें पब्लिक डोमेन में नहीं, आप पहले नहीं, हम कहीं नहीं डालेंगे। मैंने कहा नहीं, हम, क्योंकि ये ऐसी चीज है कि अगर आप किसी सिविलियन को बोलोगे तो वो कूद के फोटो खिंचाएगा, बट हम लोग का एक रिस्ट्रेंट है, हमारी एक सेल्फ डिसिप्लिन है। In spite of that, I had to very politely refuse them. I said कि मेरे को मालूम है, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया,
बट मैंने बोला ये नहीं है, हम नहीं कर सकते क्योंकि ये हमको इस चीज का परमिशन नहीं है। तो व्हाट आई वांट टू ब्रिंग आउट इज सर कि ऐसे ही काम सर हम ग्राउंड में करते हैं जिसके बारे में हम लोगों को नहीं बताते हैं। और वो कुछ काम हर एक फील्ड में है सर श्रीनगर में। आप स्कूल से लेके मेडिकल फैसिलिटी से लेके नॉर्मल गांव में, आई रिमेम्बर सर जब मैं 2001 की बात करूं तब गांव वाले रिक्वेस्ट करके आते थे कि सर हमारे गांव में टैंकी लगा दो, पानी की व्यवस्था नहीं है, टैप्स लगा दो। और मेडिकल फैसिलिटीज जब नहीं होती थी हमसे दवाई लेने आते थे इमरजेंसी में। आप जो कह लें सर वहां पे बोलने के लिए आज की डेट में भी अगर बोलेंगे कि आर्मी के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन अगर आप उनसे आज कंसेंसस लेंगे, आप वोट लेंगे, चाहे आप 2001 में लेते आज लेंगे, कोई आर्मी को वहां से जाने नहीं देगा सर। ये मैं आपको लिख के बोल सकता हूँ। क्योंकि लोग बोलते जरूर है कि हमें आर्मी को यहाँ से हटा दो, बट आर्मी का इतना बड़ा सपोर्ट है क्योंकि उनको छोटी छोटी चीजों की मदद के लिए ऐसे ही पैसे दे दिए जाते हैं, जहाँ उनके स्कूल में बच्चों को स्पॉन्सरशिप दी जाती है अक्रॉस वर्ल्ड। अभी जब मैं 2015 से 17 वहां था सर, हमने इतने बच्चों का एडमिशन अक्रॉस इंडिया CSR के थ्रू ऑन APS में लोगों से लाइजन करके अक्रॉस इंडिया हमारे GOC ने किया। और वो तो सर मैं बहुत छोटे स्केल में कह रहा हूँ, वो छोटे स्केल में कोई हमारे GOC को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिली थी। इट वाज जस्ट ही सेड यार कि हमारे गांव के बच्चों का बहुत रिक्वेस्ट आता है फैमिलीज का कि दे वांट टू स्टडी, बाहर पढ़ना चाहते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों ना हम लोग जरा एक अपना ये पता करें नेटवर्क करके। तो ये एक अपने लेवल पे हर एक लीडर्स अपने लेवल पे सोचते हैं कश्मीरियों के लिए, लोकल्स के लिए कि किस तरह से हम उनकी मदद करें, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे उनके गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे उनके गांव में स्कूलिंग भी हो। स्कूल तक बना के दिए हैं, पूरे स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया है और उसकी फंडिंग भी हर महीने करते हैं। उसके अलावा रेगुलर ट्रेनिंग्स चलती हैं, कभी कभी जैसे आप बोलिए कि डिप्लोमा कोर्सेज, जैसे बता रहे हैं कि इंजीनियर्स हमारे पास हैं, EME के लोग हैं, सिग्नल्स के लोग हैं, सबके पास अपने अपने वो हैं, एक स्किल है जिस स्किल के बेस पे वो लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं छोटे मोटे काम के लिए। जैसे हमारे पास रिक्वेस्ट आता था कोई मैकेनिक का काम करना चाहता है, तो मैकेनिक के काम के लिए उसको हमने 1 महीने का, हमारे जो ड्राइवर्स ट्रेड से होते हैं, जो खुद इंस्ट्रक्टर रह चुके हैं, उन्होंने उसमें ट्रेनिंग देके उसको छोटा सा पूरा नॉलेज दिया कैसे काम करना है, और उसके टाइप करके फिर किसी और इंस्टीट्यूट के साथ, NGO के साथ टाइप करके उसको डिप्लोमा करवा दिया। सो ऐसे अनगिनत काम हैं जो इंडियन आर्मी वहां करती है। स्कूल आजकल सबसे ज्यादा वहां पे कहूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आर्मी वहां कर रही है अक्रॉस कश्मीर। आई थिंक if I'm not, I don't have the exact figure, but I think across India, across Srinagar, 50% of the schools are being run by the army, जो जितने भी आर्मी की यूनिट्स हैं, किसी न किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी देके वो आर्मी स्कूल चलाए जा रहे हैं। इवन APS पहलगाम इज अ वेरी फेमस स्कूल, जो पूरे वो भी जो है आर्मी ही चलाती है। उसकी तरह से हर एक गाँव में, छोटे छोटे गाँव में आर्मी स्कूल बने हुए हैं जिनके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सैलरी वगैरह सब फंड की जाती है थ्रू दैट। वो एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड और मेजर आप कहेंगे एक CSR एक्टिविटी आर्मी करती है वहां पे स्कूल से रिलेटेड। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज एनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज जो आते हैं गाँव में, कभी कभी गांव में मेजर इश्यूज होते हैं जहां कुछ आप कहेंगे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम है, कहीं किसी का घर फ्लड में बह गया है। आप इस छोटे छोटे काम में हर जगह में इंडियन आर्मी वो खुद अपने ही फंड से उस चीज को रिपेयर करती है, और जहां जरूरत पड़ती है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से लाइजन करके उनके काम करवाती है। इवन क्लाउड बर्स्ट, आपको पता होगा हर साल क्लाउड बर्स्ट के इतने इंसिडेंट होते हैं, जब इवन तब यात्रा चल रही होती है, अमरनाथ यात्रा भी चल रही होती है उस टाइम, जनरली जून जुलाई के महीने में। और उस क्लाउड बर्स्ट के इंसिडेंट में हमेशा न्यूज में आता है कि आर्मी इज ऑलवेज एट द फोरफ्रंट, बिकॉज आर्मी इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। आर्मी को पता है क्लाउड बर्स्ट होगा, कहीं ना कहीं कुछ होगा, तो आर्मी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छी तरह रेडी रखती है। और अगर आपने सुना होगा न्यूज में, लोग भर भर के तारीफ करते हैं आर्मी की, और ना वो क्लाउड बर्स्ट से रिलेटेड है, वो रिमोट से रिमोट एरिया में रिलेटेड है, चाहे वो पहाड़ों की
बहुत ऊंची हाइट में भी प्रॉब्लम हो, वहां भी अगर आर्मी की छोटी टुकड़ी होगी, वो भी ना किसी को लेके नीचे ग्राउंड तक मेडिकल फैसिलिटीज देगी। सो आई फील सर कि जो अक्रॉस बोर्ड अगर आप बात करें, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे आर्मी वहां पे लोकल लोगों को मदद करती है, और वो किसी भी मकसद से नहीं करती है सर। वो खाली इसलिए करती है क्योंकि वो हमारे लोग हैं, वो हमारे पे हमको उस नजर से देखते हैं कि रात को 2 बजे भी अगर किसी की इमरजेंसी हो गई है, कोई मान लो हमने कर्फ्यू लगाया हुआ है, सिचुएशन खराब है, किसी की डिलीवरी होनी है और उनको मालूम है रात को लेके जाना है, तो आर्मी ऐसा कभी नहीं बोलेगी कि आप अपने घर जाइए। आर्मी विल बी इन दी फोरफ्रंट। हो सकता है वो अपनी एम्बुलेंस में उनको लेके हॉस्पिटल पहुंचाए, और बहुत लोगों को, सिविल कैजुअलिटीज को आर्मी अपने ही हॉस्पिटल में बहुत बार ट्रीट करती है, जो कि ऐसा कोई मैंडेट नहीं है सिविल के पास, बट इट इज जस्ट बिकॉज वी ऑल देयर। हमें एक बार भी जहन में नहीं आता कि कश्मीरी जो है हमारे लोग नहीं है, बिकॉज हम उन्हीं के बीच रह रहे हैं, उन्हीं में से लोग हमारे पास काम करते हैं, अपनी दर्द मुश्किलातें बताते हैं, अपनी प्रॉब्लम बताते हैं कि वो किस तरह से फंसे हुए हैं इन सिचुएशन में। तो इसलिए हम ये ब्लेम नहीं करते उनको कि उनकी गलती, हम सोचते हैं कि बेचारे ऐसी कैच 22 सिचुएशन में है कि हमसे जो बन पड़ता है हमें करना चाहिए, और हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो पत्थर मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं। मजबूरी है लोगों की। ऐसे को काफी इंसिडेंट हैं जब हमारे अपने डेव हेडक्वार्टर में लोग आते थे और बाद में वही पत्थर मार रहे होते थे आर्मी को। तो वो बोलते थे कि सर मैं पत्थर नहीं मारूंगा, तो मेरे को अगर नहीं मारूंगा पत्थर तो ये लोग मेरे को ही मार देंगे, गोली मार देंगे। तो वो ओपनली एडमिट करते थे। तो लोगों के अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं, तो ये इंडियन आर्मी समझती है, लेकिन वो एक तरफ है, और हम लोगों का जो एक उनकी तरफ एक रुझाव है और एक उनकी तरफ जो बिहेवियर है वो वही रहेगा जो हमारे बाकी हिंदुस्तानी के साथ रहता है। ग्रेट, आपने बहुत ही अच्छी तरह डीप इंसाइट कि इंडियन आर्मी सिर्फ लड़ाई करके टेररिज्म खत्म नहीं करती, इसके अलावा जो आपने कहा ह्यूमन एंगल, काफी मतलब लाइफ के हर फील्ड में कोशिश करती है कि सारे लोकल पब्लिक इंक्लूडिंग मिलिटेंट्स जो मिलिटेंट की मदद कर रहे हैं सभी को, ऐसे काफ़ी सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट या आर्मी की तरफ से एक जो ऑफिशियली होते हैं वो तो होता ही है, पर लोकल लीडर्स जैसे आपने कहा छोटे से गांव में, जीओसी डिवीजन लेवल पर, बड़े शहरों में खुद अपना फंड यूज करके भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव ये ले रहे हैं। रियली आवर सैल्यूट टू इंडियन आर्मी, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट है ना, जब आपके दुश्मन को आपको अच्छी तरह मदद करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट्स रियली ग्रेट ऑफ आवर इंडियन डिफेंस फोर्सेस। एंड सर वो ये नहीं है कि सर वो कंटिन्यूस आते हैं, वो आते रहेंगे, रोज आएंगे, जिसका आज 2 लोगों की मदद की कल 2 और आ जाएंगे ऑब्वियसली, डेली का अफेयर। तो दे विल एक्सपेक्ट कि हम जो भी आ रहे हैं हमारी मदद करो, क्योंकि उनको लगता है कि आर्मी हमारी मदद कर सकती है, तो जितना हो सकता है करते हैं। वो सही भी बात है कि और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता, आर्मी विल गो आउट ऑफ वे टू हेल्प, एब्सोल्युटली सर, विदाउट एनी डाउट कि at least I have a confidence and you also would reiterate that कि without any doubt army will go out of the way to help save life, improve their conditions without any doubt. True sir. तो काफ़ी सारा आपने हमको टेररिज्म, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस, इनिशिएटिव्स के बारे में हमको बताया, पर्टिकुलरली आपके अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, एंड यू हैव क्वाइट अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस of taking the part in operations. तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ टेररिज्म की तरफ बढ़ते हैं, क्यों वो अडॉप्ट करते हैं, तो अपनी तरफ से उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर मेरा इनफैक्ट अभी तो चलो सर, आई थिंक सिचुएशन इज चेंजिंग इन श्रीनगर, बिकॉज सबसे पहले तो इशू श्रीनगर में ये था कि सर एक जो कनेक्ट होता है सर, श्रीनगर का कनेक्ट बहुत लिमिटेड है लोगों के साथ, क्योंकि वहाँ पे जो नॉर्मल चीज़ें हम रेस्ट ऑफ द इंडिया में करते हैं उन चीज़ों की वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। बट क्योंकि सर आज का यूथ जो है बहुत वाइज हो गया है सर, आज का यूथ सोशल मीडिया, पहले ज़माने में सर जब हम कह सकते हैं जब हम लोग गए थे इनिशियली फर्स्ट टाइम, तो मोबाइल नहीं होता था सर, और आपको जो बताया जा रहा है आप वही सुनते थे, और आपको जो देख रहे हैं या सुन रहे हैं बस आपके जहन में वही जाता था। अब यूथ जो है सर, आई थिंक ही इज वेरी सेंसिबल,
वो सब देखता है, हर पहलू परखता है कि सर सोशल मीडिया में हर एक चीज के दो पहलू दिखाए जाते हैं। और क्योंकि जो लोग, अब मैं वो बदलाव देख रहा हूँ सर, आप मानेंगे नहीं सर, श्रीनगर से इतने लोग छुट्टियों में जम्मू आते हैं जस्ट टू हैव अ सेंस ऑफ फ्रीडम। एक उनको एक फ्रीडम मिलती है जम्मू में, आपको हर एक मॉल में मिलेंगे, हर एक मूवी हॉल में मिलेंगे, हर KFC जॉइंट में मिलेंगे, जो उनके पास वहां नहीं होता। तो मेरा पॉइंट सर, मेरा एक यही सबसे मैसेज और सुझाव रहेगा कि आप सब ये लाइफ थ्रू आउट इंजॉय कर सकते हैं जो आप रेस्ट ऑफ द कंट्री में एंजॉय करने के लिए आते हैं। आप अपने ही शहर को वैसा बनाइए कि हम जो अपने शहर में या दूसरे शहर में एंजॉय करते हैं, हम सब लोग एज इंडियंस कश्मीर में जाके बिल्कुल फ्रीडम से वो चीज एंजॉय करें, और वो सब चीजें वहां पे भी हों जो बाकी देशों, जो बाकी स्टेट्स में होती हैं। हर किस्म के प्रोग्राम होते हैं, बड़े बड़े लेवल पे स्टेजेस, फंक्शंस होते हैं। तो आई एम श्योर सर जो यूथ है आज की, वो ये अंडरस्टैंड करती है, और धीरे धीरे मुझे ये लगता है सर कि उन्होंने में एक सेंस ऑफ फीलिंग आ रही है कि हमें भी एक नॉर्मल शहर बनना चाहिए। क्योंकि इतने सालों की तबाही में उनको मालूम चल गया कि ये तबाही किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से है, कोई पर्सनल किसी का कोई एक रिलीजन से रिलेटेड कोई मोटिव नहीं है। क्योंकि इंडिया ने कभी भी कश्मीर को अलग नहीं माना है, कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का एक हिस्सा रहा है, और हर बड़ी बड़ी जंगों में इंडिया ने लड़ाई की है खाली कश्मीर को अपने साथ रखने के लिए। क्योंकि कश्मीर को रखने से इंडिया का कोई इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट यही है कि वो कश्मीरी हम ही लोग हैं, जो हम सब है, वो हमारा एक हिस्सा है। आप अगर फैमिली के एक हिस्से को बिना किसी रीजन के अलग करना चाहोगे तो कोई नहीं करेगा। सेम कहानी इंडिया के साथ है। इंडिया बिना किसी रीजन के कश्मीर को क्यों चाहेगी कि वो पाकिस्तान में चले जाए? क्योंकि वो हमारा एक अभिन्न अंग है। और जो आज की यूथ है, वो यूथ सब समझ रही है कि ये जो लाइफ आगे तभी प्रोग्रेस हो सकती है, उनका स्टेट तभी प्रोग्रेस हो सकता है अगर ये टेररिज्म धीरे धीरे वहां बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लोग पढ़ाई, और देखिए मैं एक ही बोलना चाहता हूँ, अनएम्प्लॉयबिलिटी पूरे हिंदुस्तान में है। कश्मीर को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि ये सबके साथ है। अगर हम ऐसा स्टैटिस्टिक्स लेंगे तो इंडिया में और अक्रॉस अदर कंट्रीज तो सब लोग ही टेररिस्ट बन जाएंगे। बट टेररिस्ट बनने से आप किसी भी चीज को डिग्रेड कर रहे हैं। अगर आपके पास जो एवेन्यूज आगे खुलने हैं वो आप बंद कर रहे हैं। तो आप उस एवेन्यूज को खोलें, क्योंकि आज की डेट में अनएम्प्लॉयड यूथ ऐसा नहीं है कि बेकार है। कोई ना कोई सीढ़ी मिलती है उसको चढ़ने के लिए, अगर वो सही सीढ़ी पकड़ेगा। अगर वो सही सीढ़ी नहीं पकड़ेगा तो गलत सीढ़ी उसको ऐसी जगह लेके जाएगी कि उसके बाद उसका विनाश ही होगा, और वो विनाश धीरे धीरे उसके अपने शहर को खत्म करेगा, उसके अपने वजूद को खत्म करेगा। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगा कि आज की जो यूथ है वो समझदार हैं। आप प्लीज समझिए इस अपने आसपास क्या हो रहा है। आप इतने सालों का टेररिज्म समझिए कि किसी को कुछ नहीं मिला है। धीरे धीरे अगर आप तरक्की के लिए सोचेंगे, आपको रास्ते नहीं दिखेंगे, नए रास्ते खुलेंगे और आप वैसे ही फ्लरिश करेंगे। और कश्मीर में इतनी ताकत है, कश्मीर की जो सबसे बड़ी ताकत है वो उसकी ब्यूटी है और उसका टूरिज्म है। और सबसे बड़ी बात है कि कश्मीरी लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर वो इंटेलिजेंस को अपने सही चैनलाइज करेंगे तो आई थिंक वी विल गेट द बेस्ट ऑफ पीपल इन इंडिया। जो हम कहते हैं कि आप हर एक फील्ड में बोलो, चाहे आप स्पोर्ट्स में बोलो, साइंटिस्ट बोलो, एक्टर्स बोलो, आपको दिख रहे हैं आजकल धीरे धीरे। आपको कश्मीरीज भी दिख रहे हैं, आपको आते हैं, IPL में भी आते हैं, मूवीज में भी आते हैं कुछ। तो वो दिखना शुरू होंगे बिकॉज वो टैलेंट दिखना शुरू होगा। तो आप अपना टैलेंट दिखाइए जो सही है। और कश्मीर में बहुत टैलेंट है, हम देख चुके हैं। मैंने 6-7 साल मैंने इन टोटल सर्विस की है श्रीनगर में। मैं देख चुका हूँ जो वहाँ की ब्यूटी है, जो वहाँ का टैलेंट है। अगर वो सही जगह से चैनलाइज हो जाए तो इंडिया की ताकत 2 गुना बढ़ जाएगी। तो ये मेरे ख्याल से अगर ये सब सोचें वहाँ के यूथ, तो हम सबको मदद मिलेगी और कश्मीर को सबसे ज़्यादा मदद मिलेगी फ्लरिश करने के लिए। बहुत ही बढ़िया मैसेज आपने दिया कि 2-3 चीज़ें मैं इसमें अपने सुनने वालों को कहूँगा कि इसमें समझिए। और कश्मीर के जो भी यूथ मिसगाइडेड होकर इस रास्ते पर चलना चाहते हैं, और ये समझिए कि इंडिया loves you without any doubt. All Indians loves you. You are part of us. आप हमसे कोई अलग है नहीं। आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटीज है जो देश के हर जवान को मिल रही है, और उसी को इस्तेमाल कर आप
सही रास्ता अपनाइए, जो कि वही सच्चा रास्ता है, बिकॉज टेररिज्म से किसी को फ़ायदा नहीं होगा। आप अब खुद बर्बाद होगे, आपकी फैमिली बर्बाद होगी, आपका गांव, शहर, देश बर्बाद होगा। बिल्कुल तो सर। इट इज़ बेटर दैट यू टेक वर्क हार्ड, टेक द राइट स्टेप्स, और अच्छी अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल कीजिए। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन आर्मी इज प्रोवाइडिंग ऑल द प्लेटफॉर्म, ऑल द अपॉर्चुनिटीज विदाउट एनी ट्रू सर, डाउट। ट्रू ये सर। बहुत ही अच्छी तरह, मुझे जो आपने फ्रीडम का कहा ना, तो मैं अपने एक्सपीरियंस ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा कि व्हाट इज़ द फीलिंग ऑफ द फ्रीडम। जबकि सर, मैंने ज़्यादातर आर्मी सर्विस पीस स्टेशन में किया था, तो जब मेरा फर्स्ट टाइम श्रीनगर में पोस्टिंग हुआ 2002 सर, में, सर। और आई हैड गॉन फ्रॉम बड़ौदा, ओके सर। बड़ौदा में पोस्टेड था, और मेरी पोस्टिंग वहाँ पर हुई, और आई डिडंट टेक माय फैमिली, और कंटिन्यूअसली मैं करीब 4 महीने वहाँ पर रहा। सर, 2002 की बात कर रहा हूँ, जबकि वहाँ पर हमको एक ही कॉल करना, 1 घंटे के लिए शाम को एसटीडी फैसिलिटी खुलती थी, और हम लोग उसी दौरान थोड़ा बहुत फैमिली से बात करते थे। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 4 महीने के बाद फर्स्ट टाइम मैं छुट्टी पर आया, सर, और श्रीनगर से जो क्या बोलते हैं हम, कोरियर सर, हाँ साहब, उसमें कोरियर सर, कोरियर कोरियर से, फ्लाइट। हाँ फ्लाइट से वहाँ पर हमको चंडीगढ़ पर, आर्मी फ्लाइट से जब चंडीगढ़ में लैंड हुआ, आई कुड लिटरली ब्रीथ द फ्रीडम। यस वो सर, यू जस्ट एब्सोल्युटली। सेड नो, वो सर, मुझे सर, फील हुआ कि साला वहां पर श्रीनगर में तो यू आर बिल्कुल विथ सर। योर AK-47, कहीं जा नहीं सकते, यस, जाना है तो कॉन्वॉय, ये वो, सो मेनी रिस्ट्रिक्शन। बहुत तो बहुत जब मैंने रिस्ट्रिक्शन। पहली सांस ली एयरपोर्ट पर उतरकर, आई कुड सर, लिटरली ब्रीथ द फ्रीडम इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन आर्मी फॉर 15-16 years। मुझे सर, लगा कि दिस इज फ्रीडम। यस सर, और उस दिन सर। मुझे लगता है कि मेरी फ्लाइट दिल्ली की, बड़ौदा दिल्ली चंडीगढ़ से नेक्स्ट डे थी, तो होल डे वी वर जस्ट लॉटरिंग लाइक विदाउट एनी पर्पस, पूरे यस सर, चंडीगढ़ में घूम रहे थे ऐसे ही बस। और इतना अच्छा लग रहा था कि यू डोंट फील कि जो हमको छोटी छोटी चीज़ें जो हम टेक इट फॉर ग्रांटेड, यस सर, जब वो बंद हो जाती है, देन यू सर, रियलाइज कि हाउ, सर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम। तो बहुत ही अच्छी बात की, और मुझे अपना, आई कुड नॉट स्टॉप माई सेल्फ टू शेयर दैट एक्सपीरियंस। बिल्कुल अच्छा, सर। अभी एक, हाँ प्लीज। इनफैक्ट सर, इसमें एक चीज जो मैसेज मैं देना और भूल गया सर, जैसे कोई रीजंस होते हैं जो लोग जिसके से अपने आर्म्स उठाते हैं सर वहाँ पे। ओके, अभी जैसे बुरहान वानी का इंसिडेंट इसलिए मुझे याद है बिकॉज सर मैं वहाँ था, और वो हमारे ही हेडक्वार्टर का यूनिट का एक किल था, एंड वी वर एक्टिवली ट्रेसिंग हिम। सो आई नो द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ बुरहान वानी। ओके, बुरहान वानी ने सर वेपन इसलिए उठाया था क्योंकि जब वो छोटा था सर, ही वाज अराउंड 14-15 इयर्स, तो उसके बड़े भाई को आर्मी ने जब कहीं चेकिंग के टाइम उसको कुछ नॉर्मल आप बोलते हैं सर, जैसे हम आर्मी में ट्रेनिंग के टाइम स्क्वाटिंग कराते हैं या उठक बैठक कराते हैं, ओके, तो वो करा दिया उसको, और वो उसको पसंद नहीं आया, ओके, तो उसको बेइज्जती महसूस हुई। तो मेरा पॉइंट ये है कि सर ऐसे डायनेमिक्स में जब आर्मी इतनी जगह फैली है, वो भी आप ही के देख रेख के लिए, इट्स लाइक अ फैमिली। छोटी मोटी चीजों से अगर वहां पे यूथ डिस्टर्ब होगा इन चीजों से, तो आपका ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि आर्मी किसी गलत इंटेंशन से नहीं करती। उसने उठक बैठक करा के तो छोड़ दिया कि चलो यंग लड़के हैं, तो चलो थोड़ा ध्यान रखेंगे, अगली बार से जो गलती की नहीं करेंगे। बट उसको आप पहले से ही जहर घोल के रखोगे कि तो आर्मी है, ऊपर से आप बोलोगे इसने क्यों करा दिया, मैं भी हथियार उठाऊंगा, मैं भी आर्मी के अगेंस्ट लड़ूंगा। तो आप उसको सोचिए जरा कि आप जो करने वाले हैं इतनी यंग उम्र में, क्या आप वो सही सोच रहे हैं। और बाकी जो वहाँ के पेरेंट्स हैं, आई बिलीव दे शुड गाइड, they have seen the worst, they should guide their children, and children themselves should think कि जो आर्मी वहाँ कर रही है छोटी मोटी चीजें, घर में भी बच्चे को माँ से या बाप से कभी कभी गलत बात पे मार पड़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं होता कि माँ बाप गलत हो जाते हैं। यस, आपका तो इसीलिए आर्मी भी वहाँ है, इतने बड़े पैमाने में है, छोटी मोटी गलती होती है उसके लिए आप इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, ना अपने आप को ना अपने देश को, क्योंकि आप जो करने वाले हैं उसका अगला कदम वो बहुत ज्यादा नुकसानदेह होगा सबके लिए। तो थोड़ा सोच समझ के एक्ट कीजिए इन चीजों को लेके। कभी कभी आर्मी को भी माफ कर दीजिए बड़े दिल से, कभी गलती होती है तो। यस, ग्रेट। तो 21 में नेशनल एंटी टेररिज्म डे ऑब्जर्व होता है,
तो उस डे को ऑफ कोर्स हमको तो हमेशा चौकन्ना रहना है। तो हमारे जो बाकी देशवासी है उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि व्हाट दे शुड डू टू सपोर्ट सो दैट दिस टेररिज्म डज नॉट स्प्रेड? सर आई थिंक सबसे पहले तो मैं यही सर कहना चाहूँगा कि सबको किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेने के लिए, अगर कोई एंटी टेररिज्म डे या कोई भी डे हो, पहले तो उसकी नॉलेज होनी चाहिए। yes. उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो डे है क्या। Correct. लोगों को क्या है सर, लोग आजकल 2 लाइन देखते हैं और उस पर अपने व्यू दे देते हैं। right. So, और कई चीज़ों पे तो लोगों को इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा, आपके फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं पता होगा, लेकिन आपके व्यूज जो होंगे वो आपको व्यूज कुछ भी दे देंगे, बिकॉज उन्हें 4 लोगों से सुना है। right. और जो उन्होंने सुना है 4 लोगों से एक मसाला बना के, एक उसका ब्रीफ बना के उन्हें दे दिया है। okay. So, सबसे पहले तो सर मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी भी चीज को जब अपना व्यू पॉइंट देना चाहते हैं, कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, पहले तो उस एंगल को समझिए कि वो चीज क्या है। इफ इट इज एन एंटी टेररिज्म डे, इट इम्प्लाइज कि यस देयर वाज अ रीजन व्हाई दिस डे वाज चूजन टू बी सेलिब्रेटेड एज एंटी टेररिज्म डे, एंड व्हाट कंट्रीब्यूशन वी कैन मेक इज नॉट बाय जस्ट हम खाली लोगों को ब्लेम करते रहें कि इंडियन आर्मी यहाँ सही थी, या यहाँ पे कश्मीर सही था, या यहाँ पे ये जो लोकल हैं उन्होंने ठीक काम किया, गलत काम किया। उससे कुछ नहीं होगा। हमें एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आवर एक्ट शुड बी फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर सोसाइटी, और वो बेटरमेंट वही हो सकता है, आप उसको एंटी टेररिज्म डे में बोल दीजिए, आप कोई भी डे दे दीजिए, आप उसको आप बोले कि आजकल तो मदर्स डे, फादर्स डे, डॉटर्स डे, हर किस्म के डेज होते हैं। बट क्या है कि हर चीज को आप अगर आप, मैं एक छोटा एग्जांपल दूं, मदर्स डे, तो मदर्स डे क्यों करते हैं? अफेक्शन शो करने के लिए। yes. उसमें आप कुछ करते हैं अपनी मदर को, वो अफेक्शन देने के लिए बच्चे करते हैं कि माँ ने हमारा को जन्म दिया है, उनको थोड़ा खुशी देते हैं। तो सेम एंटी टेररिज्म डेज की अगर हम मानते हैं कि ये एक ऐसा दिन है जहां से आप बोलें कि ये गलत चीज की शुरुआत हुई थी और वो हमें बंद करनी चाहिए, तो हमारा कंट्रीब्यूशन यही रहेगा कि पहली बात तो हम ज्यादा अगर फिजिकली कंट्रीब्यूट ना कर सकें तो हम अपने वर्ड ऑफ माउथ से गलत चीज प्रोपोगेट ना करें। सबसे पहली चीज तो ये, सो दैट थिंग्स डोंट फ्लेयर अप एंड पीपल डोंट गेट अ रॉन्ग नोशन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स। इफ यू डोंट हैव अ व्यू पॉइंट, वन शुड जस्ट, लोगों को ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। और दूसरा, अगर आप लगता है कि आप एक एक्टिव सिटीजन हैं और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो आपका यही काम है कि जिस जगह पे आप हैं, आप अगर, हमें मालूम है कि टेररिज्म पूरे अक्रॉस इंडिया में नहीं है, टेररिज्म इज फ्लरिशिंग ओनली एट सर्टेन प्लेसेस, तो आप हर चीज से लेके चौकन्ना रहिए। जहां आपको लगता है टेररिज्म एक्ट ज्यादा है, वहां के जो सिटीजन्स हैं वो जितनी इंफॉर्मेशन लोगों तक, हम मतलब जो कनेक्टेड रिस्पॉन्सिबल लोग हैं इसके लिए, अगर उनको वो देंगे, उतनी ही जल्दी ये चीज खत्म होगी। क्योंकि जितना इंफॉर्मेशन मिलेगा उतना ही मोटिवेशन लोगों का डाउन होगा जो ये एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं। जब तक इवन कश्मीर में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमको लोकल से आती है, बहुत लोगों से आती है, जिसकी वजह से उनका ओवर द ईयर्स कश्मीरी मिलिटेंट्स फ्लरिश किए और फॉरनर्स चले गए, क्योंकि एक फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रहा जिससे उनका बल टूट गया, मोटिवेशन टूट गया फॉरेन मिलिटेंट्स का। तो एक बहुत ज्यादा बदलाव आया जो पाकिस्तान सह नहीं सकी। तो उन्होंने दूसरी स्ट्रेटेजी अपनाई। तो सेम जो ये स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं, अगर इसके लिए सेम अपना कंट्रीब्यूशन देंगे जहां टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज हैं, इफ दे कैन गिव देयर कंट्रीब्यूशन बाय जस्ट बीइंग अ गुड सिटीजन, इन्फॉर्मिंग व्हाट दे फील, कि लगता है कि कुछ थ्रेटनिंग चीज है तो वो कीजिए। और बाकी अक्रॉस इंडिया मेरा तो यही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर लोगों को ज्यादा नॉलेज नहीं है तो खाली वही चीज शेयर करें जो पता है, अगर नहीं पता तो अपना व्यू पॉइंट उसमें ना दें, क्योंकि उससे क्या है, एक इमेज अगर अच्छी बननी हो तो वो खराब हो जाती है। अगर आर्मी कुछ अच्छा कर रही है, अगर आपने किसी से सुना, कश्मीरी कोई फ्रेंड ने बोल दिया, होता है, नेचुरल है, तो कुछ बोल दिया तो आप 2 शब्द खराबी बोलेंगे तो आर्मी का खराब होगा इमेज, इंडियन गवर्नमेंट का इमेज खराब होगा, पूरे इंडिया का खराब होगा। ये सब चीजें वर्ल्ड लेवल पे इफेक्ट करती हैं। So I would just request all my listeners that on this anti-terrorism day we should take this pledge that we should, हमें वही चीज प्रोपोगेट करनी चाहिए जिसकी हमें पूरी नॉलेज है, और हमें एज अ सिटीजन जिस भी लेवल पे हेल्प कर सकते हैं
इंफॉर्मेशन देने से रिलेटेड, जहां आपको लगता है कि कोई टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी हो सकती है, उस चीज को आप शेयर कीजिए एप्रोप्रिएट फोरम में, एंड बी अ सेंसिबल सिटीजन ऑफ इंडिया। लवली, ग्रेट, बहुत ही अच्छा मैसेज। क्यों हम हमारे देश के सिटीजन की तक की इसको सीमित करें? लेट्स रिक्वेस्ट सिटीजन्स, ह्यूमैनिटी अक्रॉस वर्ल्ड, Absolutely, sir. take matured actions so that terrorism does not flourish. Simple. बिल्कुल sir, बिल्कुल सेकेंड, टेररिज्म जहां भी है वहां से जल्दी खत्म हो जाए, आम जनता फ्रीडम को एक्सपीरियंस करे, और बिल्कुल एक sir. आम जिंदगी जो सभी जीना चाहते हैं, एवरीबडी वांट्स टू लिव फ्री लाइफ, गुड लाइफ विथ फैमिली, Absolutely. तो उसी Absolutely. वही लाइफ हर लोगों को मिले। तो आज हम Sir. नेशनल एंटी टेररिज्म डे को यही प्लेज ले जो आपने कहा कि लेट्स Sir. फिनिश टेररिज्म। True, sir. True, sir. Well, Absolutely, thank you sir. very much, Colonel Jamwal. It has been a great conversing with you and sharing experiences of your सर्विस टू द कंट्री ऑफ 24 years। और आज तो खैर हम टेररिज्म, बिकॉज नेशनल एंटी टेररिज्म डे के उपलक्ष्य में ये एपिसोड है, तो उसी पर फोकस किए। किसी और एपिसोड में आपसे और भी बातें करेंगे, क्योंकि आपने काफ़ी सारे एक्सपीरियंस किए हुए हैं अपने 24 साल की आर्मी लाइफ में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। सर, प्लेजर इज ऑल माइन सर, थैंक यू सो मच। आपने सर ये मौका दिया मेरे को अपना एक पक्ष रखने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा सर। इनफैक्ट आपने जो क्वेश्चन भी पूछे हैं वो इतने बढ़िया क्वेश्चन है सर, जिससे आई कैन उन 4-5 क्वेश्चन में मैं पूरी अपनी लाइफ बयान कर सका। दो देयर वर सो मेनी थिंग्स टू से, बट वो क्या होता है कि सर पर्सनल, आप अपने पर्सनल इंसिडेंट बताओगे तो ज्यादा अच्छा नहीं रहता, एक लार्जर व्यू दो तो ज्यादा बेटर रहता है। बट पर्सनल व्यू से, पर्सनल इंसिडेंट से बहुत सारी ऐसी चीजें निखर के आती हैं जो मैंने आपको आई थिंक कोशिश की है सर, जो बेस्ट मेरे आई कुड गिव। एंड थैंक यू सो मच सर अगेन फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। ओके, थैंक यू।